देहरादून में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, मंत्री गणेश जोशी ने किया क्षेत्र का दौरा। मंत्री ने पुनर्निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भड़की यूकेडी वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की, त्रिवेणी घाट चौक पर किया सांकेतिक जाम। यूके एसएसएससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आयोग के चेयरमैन ने की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुटी पुलिस। महाराजा अग्रसेन की 5149वीं जयंती, महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर लोगों ने किया माल्यार्पण। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविर का हुआ आयोजन। और काशीपुर में जुलूस के दौरान अचानक बिगड़ी स्थिति, उपद्रवी युवकों ने पुलिस के साथ की अभद्रता, वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का इस वक्त जमावड़ा देखा जा रहा है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू है। हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो वहीं प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मंदिर परिसर में विशेष पूजा और हवन का आयोजन हुआ, जहां हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है माया देवी मंदिर। नवरात्रि के पहले दिन पूरे क्षेत्र का माहौल हुआ भक्तिमय। और देश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम 3 साल बाद भी उजागर नहीं होने के कारण यूकेडी का गुस्सा फिर भड़क गया है। यूकेडी ने अंकिता भंडारी की तीसरी पुण्यतिथि पर त्रिवेणी घाट चौक पर सांकेतिक जाम लगाकर नारेबाजी की, जिसके बाद यूकेडी के कार्यकर्ता त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी पहुंचे। चौकी में सक्षम अधिकारी नहीं मिले तो कार्यकर्ताओं ने फिर जाम लगा दिया। जाम में फंसे श्रद्धालुओं की कार्यकर्ताओं के साथ रास्ता खोले जाने को लेकर नोकझोंक भी हुई। करीब आधा घंटा जाम में काफी लोग फंसे रहे, जिसके बाद जाम खोला गया। मौके पर त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार कार्यकर्ताओं को समझाते रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब प्रशासन को पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी तो मौके पर ज्ञापन होने के लिए सक्षम अधिकारी क्यों नहीं आए। बाद में चौकी प्रभारी ने इनके एसडीएम से बात कराई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जाम खोला। चौकी प्रभारी को ही कार्यकर्ताओं ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंकिता भंडारी को पूर्ण न्याय नहीं मिला है। मामले में सरकार वीआईपी को बचाने का काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां यूके एसएसएससी का स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर एसएसपी अजय सिंह और आयोग के चेयरमैन गणेश शंकर मर्तोलिया ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पेपर का सिर्फ एक सेट हरिद्वार के एक सेंटर से और एक अभ्यर्थी के लिए बाहर आया था। इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी तक जांच में एक अभ्यर्थी खालिद मलिक, उसकी बहन हिना और एक सहायक प्रोफेसर सुमन की भूमिका सामने आई है। दोनों महिलाओं से पूछताछ जारी है। रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खालिद और उसके संपर्क में आए छात्रों की जांच और तलाश जारी है। विशेष जांच दल गठित किया गया है, जो कि संदिग्धों के संभावित ठिकानों में दबिश दे रहा है। यूके एसएसएससी के चेयरमैन ने बताया है कि खालिद हरिद्वार के एक सेंटर में परीक्षा देने बैठा था। सेंटर से खालिद की बहन तक पेपर के स्क्रीनशॉट पहुंचे। बहन ने सहायक प्रोफेसर सुमन तक वो स्क्रीनशॉट भेजे और सवालों के जवाब मांगे। सुमन ने जवाब भी भेज दिए, लेकिन बाद में शक होने पर पुलिस के पास जाने लगी। लेकिन उससे पहले बॉबी पवार से बात की। बॉबी पवार ने उन्हें पुलिस के पास जाने से रोक दिया और पेपर लीक का मुद्दा बनाकर प्रचारित किया। वहीं एसएसपी ने दावा किया है कि इस कांड की 3 प्रमुख कड़ियों का खुलासा हो चुका है। एक जैसे एक परिवार का मैं दे रहा हूं, मुझे पास कराना, ये आपको मदद कर रहे हैं, इतना ही। इसके अलावा कोई बड़ी चीजों पर कहीं बाहर वो नहीं गया। और जो बाकी चीजें जो आसानी से निपट सकती थी या उसको हम लोग और डिटेल में जा सकते थे, तभी जब ये चीजें इसमें उन्हें गलती। अब उसको इस तरह से आपने दिया, संगठनों को दिया, फिर वो आगे बढ़ी, तो उसको मौका मिल गया भागने का। उसको पकड़ने के लिए हमें 4 घंटे और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। सर, एक बड़ा सवाल तो ये भी कि परीक्षा केंद्र तक मोबाइल चला के लगाते हैं हम लोग। वही सिस्टम की बात कर रहा हूं आपसे, जिससे वो मिलता है ना खाली, तब हमको ये पता लग जाए कि आप किससे मिले थे। इन्विजिलेटर से मिले थे, कॉलेज से मिले थे, या जो
वहाँ जो, क्योंकि वहाँ आउटसोर्स काफी कंपनी भी काम करती है हमारी, अंगूठा लगाने वाले होते हैं, तरह के लोग हैं सर, जैमर लगाने वाले होते हैं, बहुत सारे स्टाफ और रहता है। स्कूल भी है, ये होते हैं वहाँ पे। और सबसे वनरेबल होगा जो इंडिविजुअल, जो कक्ष निरीक्षक था, मेन वही वो। दूसरा, जो हमारे आउटसोर्स हम लगाते हैं लोगों को, जो कंपनी लगाती है, उसके बारे में खालिद से जानकारी हमें होगी। क्या एग्जाम तभी होगा जब मास्क, जब पूरे एग्जाम को कहीं आप लोगों ने प्योरिटी उसकी, एक आदमी ने की, एक सेंटर में की, उसका निर्णय अलग, उसके बारे में कई रूलिंग्स हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त, पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें एसटीएफ हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में यूके SSS से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनके पास यह पहुंचा था, और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन है, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहां से आया, चूंकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेन देने की बात की, चूंकि उनको शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसाकर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा उनको कहा गया कि इस मैटर को वो स्वयं देखेंगे, और इसके द्वारा उनके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई। चूंकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को, जो खालिद नाम का व्यक्ति, जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा भी पता चला है, बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फोन अपना उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुंचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुंचे थे, और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए, तो कहीं न कहीं झांसे में लेकर उस आंसर को सॉल्व किया गया। और महाराजा अग्रसेन की 5149वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर रात सुबह से ही भजन कीर्तन और महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। वहीं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। इस बीच सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष बीरा सकलानी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन अग्रवाल वंशज के संस्थापक हैं। वह एक अहिंसावादी राजा थे जिन्होंने पशु बलि पर भी रोक लगाई थी। वहीं अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अनुज तायल ने कहा कि हर वर्ष महाराजा अग्रसेन की जयंती पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मसूरी में भी उनकी जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। ये जो महाराजा अग्रसेन जी की जो जयंती मनाई जा रही है, उसके लिए पूरे शहर वासियों को बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जैसे हम सभी जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन न्यायप्रिय व्यक्ति थे, अहिंसावादी थे, और समाज कल्याण के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। अग्रवाल वंशज और अग्रहरि वंशज के भी वो संस्थापक रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में उनके जो संदेश हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो समानता की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, मुझे लगता है आज के दौर में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और उस समय जब कि महायज्ञों में जब पशु बलि दी जाती थी, वो महाराजा अग्रसेन ही थे जिन्होंने ये पशु बलि पे रोक लगाई थी। तो इस वजह से भी बहुत सारे मायने हैं कि महाराजा अग्रसेन को याद किया जाना बहुत जरूरी है, और उनके जो आदर्श है उन आदर्शों पे चलना हम सभी के लिए बहुत एक अहम कदम होगा। सेन जी जिन्होंने 5139 वर्ष जन्म लिया था, और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थे कि उनके राज्य में जो अग्रवाल राज्य उनका होता था, उसके अंदर प्रत्येक उस व्यक्ति का वो सेव करने का प्रयास करते थे जिसके पास साधन नहीं होते थे। एक रुपए का सिद्धांत उनका रहता था। और उस के किसी भी समाज का हो, ये नहीं अग्रवंश का हो, किसी भी समाज का व्यक्ति अगर वहां पर पहुंचता था उनके राज्य में, तो प्रत्येक घर से एक रुपया देकर उसको सहायता की जाती थी। आज उसी भावना के अनुरूप, उसी सिद्धांत के अनुरूप अग्रवाल समाज जो है संपूर्ण विश्व के अंदर कार्य करने का प्रयास करता है।
और काशीपुर में देर रात मोहल्ला अली खां में निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई। इस बीच पुलिस के समझाने पर उपद्रवी युवकों ने पुलिस के साथ ही अभद्रता शुरू कर दी और पुलिस की गाड़ी पर ही पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी फटकार कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद काशीपुर और आसपास के क्षेत्र के पुलिस बल को बुला लिया गया और वीडियो के आधार पर धरपकड़ शुरू कर दी। दरअसल काशीपुर के मोहल्ला अली खां मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवक आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर जुलूस निकाल रहे थे। इसी बीच माहौल में अराजकता फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 की पुलिस गाड़ी पहुंची, लेकिन उपद्रवियों ने उस पर पथराव कर दिया। पत्थर लगने से गाड़ी का आगे का शीशा चकनाचूर हो गया। इस बीच एसपी अभय सिंह ने बताया कि नदीम अख्तर नामक युवक के द्वारा एक जुलूस बिना प्रशासनिक अनुमति के निकाला गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित युवकों की पहचान कर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी और इस तरीके से कार्यक्रम करके और यहाँ पर शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है। इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इनका कुछ उद्देश्य और था और इनके द्वारा यहाँ पे इकट्ठा करके और लोगों को और गुमराह किया गया, जिससे कि यहाँ एक शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। शीघ्र ही हमारी टीमें इनको पकड़ेंगी और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों को बढ़ावा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन उत्तराखंड ने हाई स्कूल और इंटर स्कूल के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर लगभग 250 से अधिक बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष अश्विनी सैनी ने कहा कि बच्चे ही हमारे राष्ट्र की धरोहर है। किसी भी राष्ट्र को यदि मजबूत करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उत्तम चरित्र और उत्तम व्यवहार से ही उत्तम राष्ट्र का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में जागृति उत्पन्न होती है। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को बढ़ चढ़कर करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। उसको जो आज का कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन की तरफ से समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको लेकर प्रत्येक वर्ष पिछले लगभग 11 वर्षों से इस प्रकार के प्रोग्राम कंटिन्यू आयोजित करे जाते हैं हमारे संगठन के द्वारा। और जो बच्चे किसी भी क्षेत्र में प्रतिभावान बच्चे होते हैं, आपके मैट्रिकुलेशन की परीक्षा, आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं या कहीं सिलेक्शन किसी बच्चों का होता है, तो जो भी प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने का हम लोग अपने संगठन की तरफ से कार्य करते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग में सुबह 3 घंटे के लिए यातायात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस दौरान कोठाल गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोक दिया गया, जिसमें मार्ग पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं मसूरी आ रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और घंटों जाम में फंसे रहने पड़े। ऐसे में आपको बता दें कि मार्ग में एक जेसीबी मशीन खराब हो गई, जिससे मसूरी में कार्यरत कर्मचारियों के साथ ही निजी संस्थानों से पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह 8 बजे मार्ग को बंद कर दिया गया, जिससे 11 बजे यातायात के लिए खोला गया। इस दौरान चूनाखाना में मसूरी पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए। इस दौरान यमुनोत्री विधायक अपने समर्थकों के साथ देहरादून आ रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जिस पर पुलिस और विधायक की तीखी नोकझोंक भी हुई। हरिद्वार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर शातिर लुटेरों को दबोचकर जेल भेजने का काम किया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले, जहां गढ़वाल एनक्लेव निवासी एक महिला अपने बच्चों को स्कूल से लेने गई थी। जब वह बच्चों को लेकर पैदल घर लौट रही थी, तभी एक बाइक सवार व्यक्ति ने पीछे से झपट्टा मारकर महिला के कान से उनके कुंडल छीन लिए और फरार हो गया। इस संबंध में महिला ने कोतवाली ज्वालापुर में तहरीर दी। महिला को साथ दिन दहाड़े हुए इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। टीमों ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई, जिसके चलते ज्वालापुर पुलिस टीम ने नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक की फिसलने की वजह से आरोपी गिर पड़ा और पुलिस ने मौके पर ही लुटेरे को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नसरत बताया, साथ ही महिला के कान से कुंडल छीनने की घटना को स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से महिला के छीने गए 2 कुंडल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फुलेत, भैंसवाड़ गांव, छपरोली और इसके साथ ही सिल्ला, सरखेत, तिमलीमान सिंह और सरोना सुवाखोली मार्ग सहित कई स्थानों पर पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। भैंसवाड़ गांव में मंत्री गणेश जोशी ने फुलेत और छपरोली सहित अन्य गांवों के आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्य राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सहायता राशि के चेक प्रभावितों को प्रदान किए। उन्होंने आपदा प्रभावितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम पंचायत फुलेत के भैकली खाला गांव में आपदा प्रभावितों से भी संवाद किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को पानी, बिजली सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री जोशी ने क्षतिग्रस्त सरोना सुवाखोली मार्ग का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से पूरा किया जाए।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री गणेश जोशी आपदा क्षेत्र प्रभावित लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया, लोगों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद के लिए भी आश्वासन देते हुए मंत्री गणेश जोशी नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री गणेश जोशी ने पहुंचकर लोगों से बातचीत की, उनका दुख दर्द जाना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने फुलेत, भैंसवाड़ गांव, छमरोली, सिल्ला, सरखेत, तिमलीमान सिंह और सरोना सुआखोली मार्ग सहित कई स्थानों पर पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। कुछ दिन पहले ही यहां पर देखिए प्राकृतिक आपदा की वजह से भारी नुकसान हुआ था। जितनी भीषण आपदा अभी तक मैंने देखी, शायद त्रासदी की सबसे भीषण आपदा है। 2011 में भी आपदा आई थी और इसी जगह से, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो मसूरी विधानसभा करीब 20-25 साल पीछे चली गई है। हर जगह रास्ते बंद हैं। अभी मैं भैकली खाला गया था, वहां की बेटियां मुझसे चिपट कर रो रही थी, उनका कुछ भी नहीं बचा। तो उसको देखकर मैं भी भावुक हुआ, क्योंकि मैं गरीबी के दर्द को समझता हूं। और जो सरकार के, भारत सरकार के जो आपदा के मानक हैं बहुत कम हैं। जो मुआवजा दिया जा रहा है वो ना के बराबर है। सरकार की नहीं है बात, क्योंकि भारत सरकार के जो आपदा के नॉर्म्स हैं। लेकिन मैंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है, चाहे मुझे अपने पास से करना पड़े, चाहे अपने दोस्तों से करना पड़े, चाहे कोई भी तरीका निकालना पड़े, जो हर संभव मदद होगी वो मेरे द्वारा की जाएगी। क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। मैं देखता हूं चुनाव में, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूं, ये मुझे एक परिवार के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मुझे यहां से स्नेह मिलता है। 90% से अधिक वोट मुझे इस क्षेत्र से मिलता है। तो प्यार का जवाब प्यार ही होता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ कोई छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, सुख हो, दुख हो, मैं इनके बीच में रहता हूँ। मैं लगातार 15 तारीख की रात को ये घटना घटी और 16 तारीख की सुबह से मैं दिल्ली से एक मीटिंग थी, उसको छोड़कर सीधा यहाँ भागा। और तब से आपने देखा होगा मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ। सुबह निकलता हूँ और लगातार उनके बीच में रहकर मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो भाई हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरी बेटियां हैं, मेरी जो बहनें हैं, उनके बीच में जाकर उनके दर्द को कुछ कम करूं। जितनी भीषण आपदा अभी तक मैंने देखी, शायद त्रासदी की सबसे भीषण आपदा है। 2011 में भी आपदा आई थी और इसी जगह से, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो मसूरी विधानसभा करीब 20-25 साल पीछे चली गई है। हर जगह रास्ते बंद हैं। अभी मैं भैकली खाला गया था, वहां की बेटियां मुझसे चिपट कर रो रही थी, उनका कुछ भी नहीं बचा। तो उसको देखकर मैं भी भावुक हुआ, क्योंकि मैं गरीबी के दर्द को समझता हूं। और जो सरकार के, भारत सरकार के जो आपदा के मानक हैं बहुत कम हैं। जो मुआवजा दिया जा रहा है वो ना के बराबर है। सरकार की नहीं है बात, क्योंकि भारत सरकार के जो आपदा के नॉर्म्स हैं। लेकिन मैंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है, चाहे मुझे अपने पास से करना पड़े, चाहे अपने दोस्तों से करना पड़े, चाहे कोई भी तरीका निकालना पड़े, जो हर संभव मदद होगी वो मेरे द्वारा की जाएगी। क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। मैं देखता हूं चुनाव में, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूं, ये मुझे एक परिवार के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मुझे यहां से स्नेह मिलता है। 90% से अधिक वोट मुझे इस क्षेत्र से मिलता है। तो प्यार का जवाब प्यार ही होता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ कोई छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, सुख हो, दुख हो, मैं इनके बीच में रहता हूँ। मैं लगातार 15 तारीख की रात को ये घटना घटी और 16 तारीख की सुबह से मैं दिल्ली से एक मीटिंग थी, उसको छोड़कर सीधा यहाँ भागा।
और तब से आपने देखा होगा मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ, सुबह निकलता हूँ और लगातार इनके बीच में रहकर मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो भाई हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरी बेटियां हैं, मेरी जो बहनें हैं, उनके बीच में जाकर उनके दर्द को कुछ कम करूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।